ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्रश्न आपका जो है कि 6 to 8 में पूछा गया है। TRE 3 में जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें फ्रेंड्स 127 नंबर का प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इसी के जो है कि इंग्लिश वाला में यहाँ पर मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि फ्रेंड्स इंग्लिश अगर आपको नहीं पता रहेगा तो फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है, तो अंतर ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। लेकिन बात करेंगे कि सर ये कहाँ से पूछा गया है, तो फ्रेंड्स अगर आप 10th की NCERT खोलेंगे, ठीक है, साइंस का, और चैप्टर नंबर 6 है आपका नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए फ्रेंड्स मैं चैप्टर इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसमें जाकर देख पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10th की NCERT के चैप्टर 6 से ये प्रश्न बिल्कुल आपका जो है कि बना था और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं NCERT से ही जो है कि स्क्रीनशॉट यहाँ पे उठाया हूँ और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न बिल्कुल आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए सेनेप्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सेनेप्स कहा जाता है। यहाँ पर आप जूम करके देख पाएंगे, यहाँ पे आपको सेनेप्स दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप इस प्रश्न को यहाँ से समझिए, देखिए तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इस इंग्लिश वाले से हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेनेप्स यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको इंग्लिश पता रहेगा और यह आप देखिए NCERT के बिल्कुल NCERT से ही पूछा गया है, 10th की NCERT चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो देखिए एक वानस्पतिक हार्मोन है, देखिए ये PRT में पूछा गया था, TRE 3 में, ठीक है। और देखिए बिल्कुल यहीं से डिक्टो यहीं पे प्रश्न यहीं पे उठा लिया गया था। आप देखिए वानस्पतिक हार्मोन या पादप हार्मोन एक ही होता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और देखिए फ्रेंड्स यहीं से ये प्रश्न आपका उठाया गया था, ठीक है। तो देखिए ये सारे प्रश्न आपके जो है कि NCERT से उठाए जा 6 to 8 का ये पेपर है, 6 to 8 का ये पेपर है। और फ्रेंड्स ये देखिए एक स्थिर स्थिति से शुरू करते हुए राहुल 30 सेकेंड में 6 मीटर सेकेंड का वेग प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल चलाता है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये आपके साइंस में पूछा गया गणितीय वाला प्रश्न है, ठीक है। ये आपके TRE 3.0 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में ये प्रश्न जो है कि पूछ लिया गया था। देखिए ये सवाल अगर मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, लेकिन फ्रेंड्स आप जो है कि क्लास 9th की NCERT और क्लास 10th की NCERT साइंस की अगर आप पढ़े रहते तो फ्रेंड्स बिल्कुल अगर आपके जहन में ये रहता तो आप बिल्कुल यहाँ पे लगा सकते थे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये प्रश्न देखिए बिल्कुल यहीं से पूछा गया है। ये देखिए क्लास ये जो है कि 9th की NCERT है, चैप्टर नंबर क्या है, गति। देखिए यहाँ से सेम प्रश्न उठाकर पूछा गया। देखिए विरामा अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। देखिए बिल्कुल डाटा का भी हेरफेर नहीं है। और देखिए यहाँ से आंसर क्या निकल के आया है, तो आंसर देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से निकल के दो आंसर आया है। 0 पॉइंट यहाँ पे देखिएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से देखिए -0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था। और ये देखिए बिल्कुल सेम प्रश्न आपके जो है कि NCERT की बुक से ही उठाया जा रहा है। अगर फ्रेंड्स आप जो है कि यहाँ से ये पता होगा तो बिल्कुल आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को ट्रिक करते और जो है कि आपका 1 नंबर मिल जाता। फ्रेंड्स देखिए बहुत सारे सोर्स नहीं हैं, सिर्फ आपको क्लास 9th की और 10th की NCERT साइंस को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। चाहे वो आप PRT के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं। यहाँ पे देखिए ये उसी वाले पेपर में जो पहला प्रश्न मैं बताया था उसी वाले पेपर में पूछा गया है। ये देखिए यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किमी प्रति घंटा से 60 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना होगा। इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ये प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया है। जैसे ही आप क्लास 9th की NCERT कार्य तथा ऊर्जा वाले चैप्टर में आप जब जाएंगे तो यहाँ से देखिए ये प्रश्न यहीं से पूछा गया है। यहाँ से देखिए ये उदाहरण 10.4 वाला ये उदाहरण है, और यहाँ से मैं देखिए प्रश्न भी लिखा हूँ 124। तो यहीं से ये प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल अंकों का भी हेर फेर नहीं है। बिल्कुल आंसर देखिए क्या निकल के आया है,
यहाँ पे देखिए 15,000 1,00,000 जो है कि 1,56,225 जूल। और देखिए आपका इसमें राइट आंसर क्या है, 1,56,000, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 1,56,225 जूल। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल आप ट्रिक करते और निकल जाते, आपका 1 नंबर यहाँ पे मिल जाता। तो देखिए गणित वाले भी प्रश्न साइंस के आपके बिल्कुल इन्हीं बुक्स के एग्जाम्पल से ही उठा के डायरेक्टली पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये बुक्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं। तो साइंस के जो है कि बिल्कुल डर खत्म हो जाएगी जब आप क्लास 9th की और क्लास 10th की एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे। यहाँ से देखिए ये उसी वाले पेपर में मैंने ऊपर 2 प्रश्न बताया, उसी पेपर में देखिए टीआरई 3.0 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में ही 115 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। एक कार 4 घंटे में 200 किमी की दूरी तय करती है, इसकी औसत गति क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी मैं बता दे रहा हूँ। और देखिए ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ से देखिए बिल्कुल यहीं से ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझे। एक कार 2 घंटे में 100 किमी की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल 50 किमी प्रति घंटा है। कार पूरे समय करने में 50 किमी प्रति हावर की चाल से चलती है। तो v बराबर S/T से आप जो है कि करेंगे, तो यहाँ भी 50 आया है, बस उसमें क्या कर दिया है, उसमें जो है कि बस आपको 200 कर दिया था। तो बिल्कुल सेम वही प्रश्न है जो कि आपके जो है कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए 200 है, इसको 4 कर दिया है। और वहाँ क्या था, तो वहाँ 100 था और यहाँ पे 200 था, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे 50 वैसे भी आ रहा है और यहाँ पे बस 200 कर दिया है और यहाँ पे क्या कर दिया है, 4 कर दिया है, तो बस वहीं फिर 50। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स अगर ये दोनों बुक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो साइंस की डर बिल्कुल आपको ख़त्म हो जाएगी। और देखिए अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये भी प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था और इस चैप्टर को हम लोगों ने कल ही कंप्लीट किया था टीआरई 3.0 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में। उसी वाले पेपर में देखिए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। और ये देखिए क्लास 9th की एनसीईआरटी जब चैप्टर नंबर आप गुरुत्वाकर्षण में जाएंगे, यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण वाले में जाएंगे तो यहाँ से बिल्कुल देखिएगा, यहाँ से देखिए पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए मैं 150 नंबर का प्रश्न भी लिखा हूँ। और बिल्कुल फ्रेंड्स मैं क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 10th की एनसीईआरटी को मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, वहाँ से जो है कि आप लोग जाके देख सकते हैं। और यहाँ से अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये उसी वाले पेपर में पूछा गया है, ये भी उसी वाले पेपर में पूछा गया है। देखिए नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है 2 और 5। और यहाँ से देखिए जैसे ही आप खोलेंगे, यहाँ से देखिएगा परमाणु की संरचना क्लास 9th की एनसीईआरटी, तो यहाँ से देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 2 और 5, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो बिल्कुल फ्रेंड्स सारे प्रश्न आपके इन्हीं दोनों बुक्स से आ जाते हैं। ये भी देखिए उसी वाले पेपर में पूछा गया है, 133 नंबर का शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो इसका जो है कि प्रतिनिधित्व कौन सा, ने देखिए P बराबर VI, तो ये भी कर रहा है प्रतिनिधित्व। और आई स्क्वायर देखिए I²R ये भी करता है, लेकिन IR² नहीं करता है। और आपका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए ही था, क्योंकि नहीं पूछा था। और यहाँ से बिल्कुल आप देख सकते हैं विद्युत वाले चैप्टर में, देखिए यहाँ से। तो बिल्कुल फ्रेंड्स सारे प्रश्न साइंस के आपके इन्हीं दोनों बुक्स से आ जाते हैं और यहाँ से सवाल भी बिल्कुल आपके यहीं से पूछ लिए जाते हैं। और ये देखिए ये भी देखिए 141 नंबर का प्रश्न उसी टीआरई 3.0 में 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और बिल्कुल यहाँ से जैसे ही चैप्टर नंबर आप 1 खोलेंगे क्लास 9th की, चैप्टर नंबर 1 से ही देखिए द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यहाँ से देखिए ये प्रश्न आपका पीआरटी में पूछ लिया गया था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं, ये आपके पीआरटी में और ये आपके 6 to 8 में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स आपके जो है कि। और ये देखिए मनुष्य में लक्षणों की वंशंगति के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं हम क्या,
वंश गति कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। देखिए उसी वाले पेपर में पूछ लिया गया है। और यहाँ से देखिए आप यहाँ से, तो ये दोनों बुक्स कितना आपको 150 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग कितना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, त्वरण लगभग होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है कि त्वरण लगभग कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये प्रश्न आपका इसी चैप्टर से पूछा गया है, जिस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है कि पेज पे दिखाई दे रहा होगा गुरुत्वाकर्षण। तो इस चैप्टर से ये प्रश्न जो है कि कहाँ से पूछा गया है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। यहाँ पर देखिए पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और मीटर इंटू जब सेकेंड इंटू में करेंगे तो माइनस उस पर 2 हो जाता है, तो यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये देखिए ये बिल्कुल इसी चैप्टर से पूछा गया था। यहाँ पर देखिए मैं 150 और TRE 3.0 628 लिखा भी हूँ। तो ये प्रश्न आपने देख लिया। और भी प्रश्न हैं, यहाँ पर दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 120 नंबर का प्रश्न, ये भी आपके TRE 3.0 628 मैथ और साइंस वाले पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का जो है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, मतलब मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल देखिएगा कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाता है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। ये देखिए TRE 3.0 628 मैथ और साइंस वाले पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के सभी क्वेश्चंस पेपर फाइनल आंसर की के साथ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। वहाँ से फ्रेंड्स आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और यहाँ से ये प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिएगा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर। और ये प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए प्रश्न में कहा क्या गया है, यहाँ पे और भी देख लीजिए। यहाँ से अगले पेज पे देखिए, यहाँ से FD के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस कथन का अर्थ है यदि D को 6 गुना कर दिया जाए तो F कितने गुना हो जाएगा, 36 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/1/4 हो जाएगा। तो यही जो है कि इस प्रश्न में कहा गया है। यहाँ पर देखिए F बराबर कितना है, तो 1/D²। तो इस फार्मूले पे अगर इस प्रश्न को भी अगर फार्मूला अगर आपको याद रहेगा और इस प्रश्न को अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल ये प्रश्न भी आपका बन जाएगा। और यहाँ से आप देखिए कितना होता है, तो F बराबर 1/D² होता है। ठीक है, तो D क्या है, दूरी है। तो दूरी को अगर 2 गुना कर दिया जाएगा तो बल कितना हो जाएगा, तो देखिए F बराबर कितना हो जाएगा, दूरी को 2 गुना करना है। ठीक है, तो 2 गुना करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 पे 2। तो यही कहा गया है कि F कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो ये फार्मूला अगर फ्रेंड्स आपको याद रहेगा तो आप प्रश्न को बना पाएंगे बिल्कुल सहजता से। आप जो है कि सारे ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या पढ़ना है, ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 119 नंबर का प्रश्न, खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन में लेपित होते हैं जिंक से नहीं, क्यों।
क्यों होते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 119 का जो है कि आपका तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाता है। जिंक टीन की तुलना में अधिक क्रियाशील है, ठीक है। ये आयोग आपका आंसर माना था। बात करेंगे कि सर ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया था, तो देखिए यहाँ पे सोर्सेस की बात करेंगे तो 10th की एनसीईआरटी का अगर चैप्टर नंबर अगर आप 3 खोलेंगे तो देखिए धातु और अधातु, ठीक है। तो यहीं से ये प्रश्न बना था। थोड़ा सा अगर आप जूम करके यहाँ पे देख पाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि तो यहाँ पर देखिए टीन की अपेक्षा में जिंक अधिक क्रियाशील होते हैं और यहीं से बिल्कुल आपका प्रश्न जो है कि बना था। देखिए 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर 3 धातु और अधातु और पृष्ठ संख्या यहाँ पे 62, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसा एनालिसिस जो है कि पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं कराएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमने पूरा एनसीईआरटीज को पढ़कर तब यहाँ पे एनालिसिस को यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए 116 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे ये प्रश्न आपका पूछा गया था, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट का विघटन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करेंगे कि सर ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया था, तो देखिए मिनिमम प्रश्न आपके 9th और देखिए 48 प्रश्न हम बताएंगे, ठीक है। 48 प्रश्न बताएंगे जिसमें 9th और 10th से ही ये सारे प्रश्न आपके बने थे। तो फ्रेंड्स 6 to 8 की अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप 9th और 10th के जो है कि साइंस को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपके वहीं से बनाए गए थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप जूम कर पाएंगे तो देखिए जूम करके यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जूम करके यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पाइरूवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके श्वसन कहते हैं। पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका लिया गया था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है। अब बात करेंगे कि सर हम लोग अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स हम फास्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो आप उसको देखेंगे नहीं, ये हमें पता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि 54 नंबर का प्रश्न, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 54 नंबर का जो है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है, ठीक है। देखिए बात करेंगे कि सर ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया था, तो देखिए 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 से जैव प्रक्रम नामक चैप्टर से यह प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। और यहाँ पे अगर आप जूम करके यहाँ पे आप देख पाइएगा तो यहाँ पर देखिए कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो है कि प्रश्न बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से उठाया गया था आपके 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स टीआरई 4.0 की जो है कि वैकेंसीज लगभग आपकी अप्रैल और मई के आसपास ही होगी, तो आपके पास टाइम है और टाइम है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल हमने एनसीईआरटी बताया है, अगर आप लेना नहीं चाहते हैं तो आप जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पे एक लिंक मिलेगा और उस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स वहाँ से आप सभी क्लास के एनसीईआरटीज को डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 130 नंबर का प्रश्न, एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर तो आपका है ऑप्शन नंबर सी है, संकेंद्रित वृत्त है। लेकिन फ्रेंड्स बात करेंगे कि ये प्रश्न आपका जो है कि कहाँ से पूछा गया था, तो यहाँ पर आप देख पाइएगा 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 से, जिस चैप्टर का नाम है क्या, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। अब फ्रेंड्स आप इसको अगर जूम कर पाइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जूम करके देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए
प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र से दूर घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत धारावाही चालक से दूर हट जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे देखिए उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्री वृत्तों का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो संकेंद्री वृत्त यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये प्रश्न आपका जो है कि एग्जैक्ट यहीं से उठाया गया था आपके 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 से। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है 128 का। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे कि सर ये प्रश्न आपका कहाँ से पूछा गया था। तो देखिए 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 से, जिस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, अब बात करेंगे कि सर इसको कहाँ पर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर दिया गया है। 7 होता है और यहाँ पे 2 और 5 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल एग्जैक्ट ये प्रश्न आपका जो है कि यहीं से उठाया गया था। ठीक है, तो देखिए सारे प्रश्न आपके बिल्कुल, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे फ्रेंड्स तो बिल्कुल आप प्रश्नों को जो है कि बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न आपका 149 नंबर का है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगाने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत उपयुक्त है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 149 का आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, जिंक की परत लगाना। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया था, बात करेंगे कि ये प्रश्न कहाँ से बना था। तो देखिए 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 से धातु एवं अधातु से। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे गौर भी कीजिएगा कि एक एक चैप्टर से लगभग आपके 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्न भी बन गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे अगर पढ़े रहेंगे तो देखिए अगर आप इसको जूम कर पाइएगा, यहाँ पे देखिए 2 नंबर का जो है कि प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो इसमें जो अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए रहते हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। ठीक है, जो है कि यही प्रश्न आपके जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा लोहे के बिल्कुल एग्जैक्ट, देखिए यही प्रश्न, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि उठाया गया था 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे मनुष्यों में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वंशगति। अब बात करेंगे कि सर ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था। देखिए ये ऐसा प्रश्न है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। देखिए ये TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 हो, कैंसिल वाला एग्जाम हो, ये सभी में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है आनुवंशिकता। ठीक है, यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। यहाँ पे आप बिल्कुल अगर आप जूम कर पाइएगा तो जूम करके देखिएगा, यहाँ पर मानव में लक्षणों की वंशगति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतुलित शिशु में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वंशगति यहाँ पे जो है कि यही नियम है और मेंडल का योगदान है इसमें। ठीक है, तो यहीं पे ये प्रश्न बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से उठाया गया था आपके 10th के एनसीईआरटी से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आप गौर कर रहे होंगे कि मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न 10th की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। ठीक है, साइंस के प्रश्न। तो यहाँ पे अगर आप प्राइमरी के स्टूडेंट हैं या तो 6 to 8 के स्टूडेंट हैं तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल 6 से 10 तक आप एनसीईआरटी को बिल्कुल जियोग्राफी, साइंस और हिस्ट्री के पोर्शन को अगर आप कंप्लीट कर पाते हैं तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आप जो है कि TRE 4 में 100+ स्कोर आप आराम से कर पाइएगा। ठीक है, अगर आपकी तैयारी बेहतर रही तो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रश्न, यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किमी घंटा से 60 किमी घंटा तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना होगा। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्ट फ्रेंड्स ये तो आपका जो है कि सवाल है साइंस का, और सवाल ही बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर जो है कि एनसीईआरटी के अभ्यास में दिया गया है। और यहाँ पे इसका आंसर क्या है? तो 124 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका राइट
आंसर है। ठीक है, ये प्रश्न आपकी देखिए 9th के एनसीईआरटी के कार्य एवं ऊर्जा के चैप्टर से यहाँ पर उठाया गया है। ठीक है, अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 156 जो है कि 156 250 जूल यहाँ पर बिल्कुल आपको एग्जैक्ट दिख रहा होगा। तो ये सवाल जो है कि आपके एनसीईआरटी से ही उठाया गया था, जो कि 9th के एनसीईआरटी से। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को आप यहाँ पे नोट डाउन करिएगा। ठीक है, ये प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल, तो एग्जैक्ट ये हमें एनसीईआरटी में प्रश्न नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर आपको बता दें कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर आयोग माना था। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आप जो है कि वेग 9th में चैप्टर है उसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे इसको क्लियर कर पाइएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो बात करेंगे कि सर 135 नंबर का प्रश्न जो है कि इसका आंसर क्या है। तो 135 की बात करेंगे तो 135 का आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब बात करेंगे कि यह प्रश्न सर कहाँ से पूछा गया था। तो देखिए 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 से, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो यहीं से ये प्रश्न बिल्कुल उठाया गया था। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर जूम करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाइएगा, यहाँ पे प्रकीर्णन हुआ, नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि एग्जैक्ट जो है कि क्लियर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये प्रश्न एग्जैक्ट आपके 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 से, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार वाले चैप्टर से उठाया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपके लिए फ्रेंड्स, अगर हम इतना मेहनत किए हैं, बिल्कुल 4 या 5 घंटा बिल्कुल जो है कि खुद पढ़े हैं, एनालिसिस किए हैं, तब यहाँ पे आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारी थोड़ी भी मेहनत अगर आपको पसंद आई है तो फ्रेंड्स बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स बिल्कुल एक लाइक, और फ्रेंड्स जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 146 नंबर का प्रश्न आप अगर देखेंगे तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो 146 की बात करेंगे तो कोयला जलाना जो है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगर आप 7th की एनसीईआरटी में जाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, तो देखिए ये आपका यहाँ पे दिया गया है भौतिक परिवर्तन और यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर आप पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप प्रश्न को बना पाइएगा। ठीक है, अब देखिए अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे हम लोग 137 नंबर का प्रश्न, अस्थाई ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए यह प्रश्न का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न बात करेंगे कि सर कहाँ से पूछा गया था। तो 9th की एनसीईआरटी के चैप्टर ऊतक है चैप्टर का नाम, यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि उठाया गया था। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आप जूम करके थोड़ा सा अगर आप पढ़िएगा तो देखिए अस्थाई ऊतक विभज्य योतक से बनते हैं, जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपका यही प्रश्न यहीं से बना था, ये वाला 146 नंबर का 137 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो एग्जैक्ट फ्रेंड्स अगर आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, और जो उसमें आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट नज़र आए उसको आप अगर हाईलाइट कर लेते हैं, जो एक बार हाईलाइट करने के बाद बार बार आप जो हाईलाइट वाले को अगर रिवीजन करते हैं तो बिल्कुल फ्रेंड्स वही आपका नोट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 143 नंबर का प्रश्न, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए बुझा हुआ चूना है। बात करेंगे कि सर ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया था, तो देखिए 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 से ही ये प्रश्न उठा लिया गया था, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको अगर जूम करके देखिएगा
तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बुझा हुआ चूना है और इसको देखिए जल से अभिक्रिया करवाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बुझा हुआ चूना यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे भी देख पाइएगा जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बूझे हुए चूने का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल अगर आप ये सारे फैक्ट अगर पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप प्रश्न को बना पाइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को देखेंगे। पौधों में विभज्य योतक ऊतक का क्या कार्य है। देखिए सेम टू सेम यहीं से प्रश्न एक और उठाया गया था और एक और प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर का नाम है ऊतक। यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। और 123 का आपका आंसर क्या है, विकास, ठीक है। तो विकास आप यहाँ पे टिक किए होंगे तो आपको 1 नंबर मिल गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप 9th की एनसीईआरटी को अगर आप पढ़े रहेंगे तो यहाँ पे आप देख पाइएगा पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभज्योतक भी कहा जाता है। ये विभज्योतक किस भाग में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे वृद्धि आपको दिख रहा होगा और वृद्धि आपने बाल विकास पढ़ा होगा तो उसमें आपको वृद्धि और विकास एक ही होता है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कार्य का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। तो कार्य का एसआई मात्रक यहाँ पे जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये प्रश्न आपके 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर जो है कि कार्य एवं जूल से पूछा गया था। यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे बल का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है, ठीक है। तो यहीं से ये प्रश्न डिक्टो यहीं से उठाया गया था, ठीक है। ये प्रश्न जो कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 112 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो 112 नंबर का प्रश्न, इसका आंसर क्या है, इथीन है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे कि सर ये प्रश्न कहाँ से उठाया गया था। तो यहाँ से देखिए 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में यहाँ पर दिया गया है आपके 10th की एनसीईआरटी में, ठीक है। तो बिल्कुल सारे प्रश्न आपके जो है कि 9th और 10th और मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके 10th की एनसीईआरटी से उठाया गया है, साइंस के सारे प्रश्न, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप इसको देख पाइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, ठीक है। तो कौन सा पादप हार्मोन है, 140 नंबर का जो है कि आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, एक से अधिक। अब देखिए ये बात करेंगे कि सर ये प्रश्न आपका कहाँ से पूछा गया था। तो देखिए 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए फ्रेंड्स ये 10th का वो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय जिससे आपके 6 से 7 प्रश्न देखे गए हैं, ठीक है, टीआरई 3 में। अब देखिए इसको अगर आप जूम कर पाइएगा तो यहाँ पे अगर आप जूम कर पाइएगा तो देखिए यहीं से एक और प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, ठीक है। तो बिल्कुल डिक्टो यहीं से प्रश्न उठाया गया था, आपके एग्जाम में पूछ लिया गया था, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण देखिए ये इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। 129 का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न कहाँ से बना था, तो देखिए आपके 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 13 जिसका है लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण, ठीक है। तो ये प्रश्न बिल्कुल आपका जो है कि यहीं से बनाया गया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल यहीं से बना था, ठीक है। और इसको हम नीचे इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स मिनिमम आपके सारे प्रश्न यहीं से बने थे, यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है कि 125 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और बात करेंगे 117 नंबर के प्रश्न की, किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान
नगण्य होता है। तो 117 का जो है कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉन। और देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जैक्ट प्रश्न आपके जो है कि एनसीईआरटी में नहीं मिला है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए आपके पास अगर लूसेंट होगी तो उसमें ये प्रश्न बिल्कुल दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। देखिए 2-4 प्रश्न आपके ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं मिले हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा एग्जाम हो तो 2-4 प्रश्न ऐसे फ्रेंड्स जरूर आते हैं जो कि लगभग 5 या 10% लोग ही उसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, देखिए 122 नंबर का प्रश्न, ब्यूटेनॉन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है। ठीक है, तो देखिए कीटोन जो है कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, तो देखिए 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 से यह प्रश्न पूछ लिया गया था। और यहाँ पे अगर आप इसको जूम करेंगे तो देखिएगा, यहाँ पे देखिए ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है। तो कीटोन भी आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स डिक्टो यह प्रश्न आपके जो है कि आपके 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए ये इसको हम कहे थे कि नीचे बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए 140 नंबर का जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो देखिए ये प्रश्न जो है कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी है। एक से अधिक हम ऊपर बता चुके हैं। देखिए ये प्रश्न आपके जो है कि 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो देखिए इसको जो है कि यहाँ पे ऊपर तो हम बता ही चुके हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा। और इसी चैप्टर में थोड़ा सा विस्तार में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पादप प्रकाश को यहाँ पे देख सकते हैं। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण, यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखिए ध्यान से, पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिब्रेलिन ऑक्सीन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जिब्रेलिन, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन आपको दिख रहा होगा। और यही सारे ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिए गए थे, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सीन। और इसी के कारण इसका जो है कि एक से अधिक आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। देखिए 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग कितना होता है। तो देखिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है कि इसका आंसर था 150 नंबर का प्रश्न का। और यह देखिए 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर जो है कि गुरुत्वाकर्षण से उठाया गया था। ठीक है, चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। और यहाँ पे आप देख पाइएगा, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे इनको आप देख के देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या होती है ये, और पृथ्वी का ये द्रव्यमान होता है, और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक ये होता है। तो इसको ऑप्शन में अगर दे दिया जाए तो बिल्कुल आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले आप गौर करेंगे कि प्रश्न कह क्या रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। तो बात करेंगे 131 नंबर के प्रश्न का, ये कहाँ से पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी तो पहले इसका राइट आंसर है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ठीक है, यह देखिए 10th के एनसीईआरटी के जो है कि चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है। और यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि उठाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लौह चूर्ण तनु, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 नंबर का जो है कि प्रश्न आपके जो है कि 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 खोलेंगे तो ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन गैस एवं आयरन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो देखिए सारे प्रश्न जो है कि आपके एग्जैक्ट एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली उठाए गए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स कि आपके सारे जो है कि प्रश्न एनसीईआरटी से ही बने हैं। ठीक है, देखिए कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो देखिए कोशिका की खोज की बात करेंगे तो आपको ये जो है कि सामान्य जनरल जैसे लूसेंट में मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पाइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट
हुक, ठीक है। लेकिन 9th की एनसीईआरटी में देखिएगा तो यहाँ पे 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा, सेल। और देखिए सेल या कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा, ठीक है। तो यहीं से देखिए बिल्कुल आपका जो है कि एग्जैक्ट यहीं से ये प्रश्न क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। तो इसी चैप्टर से ये प्रश्न आपका बना था। और यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट फ्रेंड्स, एग्जैक्ट यही प्रश्न आपके जो है कि 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर गति में जब आप जाएंगे तो अभ्यास में इस प्रश्न को बिल्कुल सॉल्व कराया गया है, ठीक है। तो देखिए एक कार 4 घंटे में 200 किमी दूरी तय करती है, इसकी औसत गति क्या होगी? तो इसका आंसर आपका देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 115 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 किमी प्रति घंटा। और देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रेंड्स यही प्रश्न आपके जो है कि एनसीईआरटीज में जो है कि सॉल्व कराया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चाल 50 किमी प्रति घंटा है। यहाँ पे ये प्रश्न आपको जो है कि क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल एग्जैक्ट ये प्रश्न आपके यहीं से उठाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी से हैं। आप देखिए आपके पास टाइम है, आप अभी से एनसीईआरटी जो है कि डाउनलोड करके या जो है कि यहाँ पे ले करके किसी शॉप से ख़रीद करके आप उसको पढ़िए विधिवत ढंग तरीके से, ठीक है। देखिए 132 नंबर का प्रश्न, मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा हैं? ठीक है। तो देखिए मल त्याग के हिस्सा हैं, यह आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे कि ये सर कहाँ से पूछा गया है। तो देखिए ये आपका जो है कि कहाँ से पूछा गया है? और 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है। तो यहीं से ये प्रश्न आपका उठाया गया है। और कहाँ से उठाया गया है तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे देखिए पहला ही प्रश्न है, ठीक है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है। और इसी चैप्टर से देखिए ये भी प्रश्न आपका जो है कि बिल्कुल डिक्टो उठाया गया है। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बिल्कुल एग्जैक्ट 2 प्रश्न आपके जो है कि यहीं से क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे और भी प्रश्न आपके बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल हमारी बात मानिए, आप अभी से जो है कि एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो देखिए 134 का जो है कि आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आसानी से बहने की क्षमता। ये क्षमता जो है कि ठोस की विशेषता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9th की एनसीईआरटी के चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। और यहीं पे आपको जो है कि ये प्रश्न जो है कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। तो यहीं से यह प्रश्न जो है कि आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ठीक है। तो 133 का जो है कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए IR² ये प्रतिनिधित्व नहीं करता है, VI और जो है कि I² ये प्रतिनिधित्व करता है। देखिए 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर अगर 11 जिसका नाम है विद्युत, इसमें आप जाइएगा तो यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी आपको जो है कि क्लियर हो रहा होगा। देखिए P बराबर VI और I² और V² प्रति R हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो रहा है। और इसी चैप्टर में देखिए अभ्यास में यही सेम टू सेम प्रश्न जो है कि आपका दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है और अभ्यास में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से प्रश्न जो है कि आपका उठाया गया है, ठीक है। देखिए I² R² VI और V² प्रति R, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि क्लियर हो रहा होगा। हमने इसका जो है कि आंसर भी बता दिया है IR², ठीक है। तो यहाँ पे देखिए VI तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये तो सही है, ये प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ पे देखिए I² ये भी प्रतिनिधित्व करता है और V² ये भी प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इसका जो है कि कोई लॉजिक
यहाँ पे इसका कोई लॉजिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए का आई आर स्क्वायर इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है, ठीक है। तो एसिड का विशिष्ट गुण क्या है, तो ये विशिष्ट गुण इसका यही है कि यह नीली लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और फ्रेंड्स बात करेंगे कि ये प्रश्न जो है कि कहाँ से पूछा गया है, तो देखिए ये प्रश्न आपके 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 से अम्ल, क्षार एवं लवण, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चैप्टर का नाम। और यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा जूम करके, तो देखिए फ्रेंड्स स्वाद कड़वा होता है यहाँ पे, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहीं से आपका जो है कि प्रश्न जो है कि क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्षार का है और अम्ल का पूछा है आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे देखिए अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे और अगर आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आपके 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण के जो है कि चैप्टर का नाम है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तो ध्वनि की अधिकतम इसमें किसमें होती है, इस्पात होती है, इस्पात में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं इस्पात में नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या है, 118 का बी है, तो ठीक है इस्पात तो सही है, ठीक है। अब इसको बात करेंगे कि यह कहाँ से पूछा गया है, तो देखिए 9th के एनसीईआरटी और चैप्टर का नाम है ध्वनि। और यहीं पे अगर आप जूम करिएगा तो यहाँ पे देखिए पीतल, स्टील, लोहा, निकेल, कांच, ठीक है। तो इनमें जो है कि यहाँ पे आपको ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्वनि की तीव्रता चाल देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो प्रश्नों को देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से जो है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। अभी इन दोनों प्रश्नों को हम यहीं पे क्लियर करेंगे। और यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो ये प्रश्न ऊपर भी दिखाए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको क्लियर होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब फ्रेंड्स इन दोनों प्रश्नों को एक ही जगह से उठाया गया है। यहाँ पे अगर आप कहाँ पे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण। अब यहीं पे हमारे पर्यावरण में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए घास, बकरी और मानव, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 2 नंबर का प्रश्न यही एग्जैक्ट उठाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, तो देखिए बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, और कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना, और माँ द्वारा स्कूटर में विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, उपर्युक्त में से सभी। तो उपर्युक्त में से सभी और एग्जैक्ट फ्रेंड्स यही प्रश्न, यही ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए बाजार जाते समय, यहाँ पे देखिए बाजार जाते समय यहाँ पे देखिए अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद कर दें। और यहाँ पे देखिए अपनी माँ द्वारा अपने स्कूटर पर आपको छोड़ने के बजाय पैदल स्कूल जाना, खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना। तो एक से अधिक, बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से प्रश्न जो है कि आपका उठाया गया था। कहाँ से, तो फ्रेंड्स 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 13 से। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा करीब आ चुके हैं 136 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 136 नंबर का प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया था, तो 136 नंबर के प्रश्न का जो है कि आयोग आंसर क्या माना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर जो गति में जाएंगे तो यहाँ पे ये प्रश्न आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस जो है कि यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट यही प्रश्न जो है कि उदाहरण में जो है कि अभ्यास में सॉल्व कराया गया है आपके 9th के एनसीईआरटीज में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस समीकरण से हल कराया गया है और यहाँ पे देखिए 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर
और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए -0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए दोनों जो है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और यही ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है कि कहाँ पर है, तो 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर गति में जब आप जाएंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, पराग कोष में शामिल हैं, तो पराग कोष में क्या शामिल हैं, तो 142 का जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए कहाँ से पूछा गया था, तो ये प्रश्न आपके 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 को अगर आप ओपन करेंगे, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में यहाँ पर देखिए यही प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे पूछ लिया गया था, पराग कण। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यही है आपकी 10th की एनसीईआरटी जिस पे लिखा गया है कक्षा 10 के लिए पाठ्यक्रम, और हम इसी बुक से आपको सारे प्रश्न बता रहे हैं। अगर इस बुक को आप अभी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जो है कि वीडियो में जाइएगा, कल या 2 दिन पहले की वीडियो आप जाइएगा, उसमें आप देखेंगे कि सभी क्लास की एनसीईआरटीज को फ्री में कैसे डाउनलोड करें। उसमें आप फ्री में जो है कि एनसीईआरटी को डाउनलोड करके जिस चैप्टर का नाम हम बता रहे हैं उस चैप्टर में अगर आप जाइएगा तो ये सारे जो है कि जितने स्क्रीनशॉट हम आपको बता रहे हैं ये सारे स्क्रीनशॉट आपको, मतलब पूरा 10 का जो है कि आप कोई भी बुक यहाँ पे एनसीईआरटीज का डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिसको आपको ज़रूरत हो। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम संबंधी घटना होती है। ठीक है, तो मौसम संबंधी घटना क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमको साइंस में नहीं मिला है, ये हमको जियोग्राफी में मिला है। ठीक है, तो 7th की एनसीईआरटी जिसमें भूगोल के जो है में आप जाएंगे, चैप्टर का नाम है वायु, और इसी में आपको जो है कि मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए उसी में से हम डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लिए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्षोभ मंडल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है। तो देखिए कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याक्षमा। अगर आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इसको टीबी कहते हैं। देखिए 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर हम बीमार क्यों होते हैं, अगर इस चैप्टर को आप खोलेंगे तो यहीं पे ये प्रश्न आपको जो है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो है कि मिलेगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है। देखिए 148 नंबर का जो है कि आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यह सामान्य की ओर झुकता है। ठीक है, यह देखिए 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर अगर जो है कि लाइट यानी कि प्रकाश में जाएंगे, यह शायद आपका 6वां या 7वां चैप्टर होगा। इसमें अगर आप यहाँ पे अगर जूम करके देखिएगा तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो है कि गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो यहीं से आपका जो है कि ये प्रश्न जो है कि बनाया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी को आपको जो है कि बारीक से पढ़ना है और उसमें जो हर एक चैप्टर में अभ्यास में जितने भी प्रश्न हैं उसको बना लेना है और मेन टॉपिक को आपको जो है कि हाईलाइट करते हुए पढ़ना है। ठीक है, देखिए सारे प्रश्न एनसीईआरटी से बनते हैं, कौन सा कब पॉइंट पूछ लिया जाए ये कोई भरोसा नहीं है। और ख़ास तौर से तो फ्रेंड्स बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो कहाँ से प्रश्न पूछ सकती है। ठीक है, देखिए 113 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोशिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहलाती है, तो प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब बात करेंगे कि ये कहाँ से पूछा गया है, तो देखिए 9th की एनसीईआरटी के चैप्टर अगर आप जाएंगे जीवन की मौलिक इकाई, तो इस चैप्टर में आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, यह कोशिका झिल्ली की सबसे बाहरी परत होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। ठीक है, तो बिल्कुल ये प्रश्न जो है कि आपका यहीं से बना था। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है।
तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी। यह प्रश्न देखिए आपके 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर अगर बल एवं गति आप इसमें खोल के अगर आप देखिएगा तो इसमें ये प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा, F बराबर m है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे वस्तु पर लगने वाला बल ये भी सही है, और वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रम ये भी सही है, और यहाँ पे जो है कि वस्तु का द्रव्यमान ये गलत है। तो इसमें दोनों सही था, इसीलिए एक से अधिक यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिएगा किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको जो है कि किसी कॉमन बुक में भी मिल जाएगी, लेकिन हम लोग आज एनसीईआरटीज देख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जियोग्राफी, साइंस और हिस्ट्री जो है कि 6 से 10 तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आप जो है कि TRE 4 में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और जो है कि नॉर्मली करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी का ले लीजिएगा, और जो है कि नॉर्मल BPSC द्वारा आयोग द्वारा पूछे गए सभी मैथ और रीजनिंग के अगर प्रश्नों को बना लीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम बचे, जैसे MTS, ग्रुप डी और SSC GD जैसे रीजनिंग मैथ के अगर प्रश्नों को बना लीजिएगा तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप हमारी यकीन मानिए आप TRE 4 में 95+ ही आप स्कोर करने वाले हैं, यानी कि आप एक सीट पक्की कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न जो है कि इसका ऊर्ध्वपातन इसका आंसर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर अगर आप जाएंगे हमारे आसपास के पदार्थ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस से बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं से एग्जैक्ट प्रश्न आपका बना था। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? तो 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि आयोग भी हमारा माना था। ठीक है, फाइनल आंसर की में देखिए 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर अगर गुरुत्वाकर्षण में जाएंगे तो यहाँ पे अभ्यास में इस प्रश्न को सॉल्व कराया गया है, जिसका देख सकते हैं आप 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं दो कण के बीच की दूरी यानी कि सेम डिक्टो प्रश्न यहीं से जो है कि आपका पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे श्वास। अब देखिए, अब हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे। देखिए 40 प्रश्न आपके जो है कि मैथ के आए थे और 40 प्रश्न साइंस के आए थे, जिसमें साइंस के हम लोग 40 प्रश्नों को आज हम लोग देख चुके हैं। और जो जनरल में जो 40 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स 40 प्रश्न जो पूछे गए थे तो उसमें से देखिए 8 करंट अफेयर्स के, 8 मैथ के, 8 जियोग्राफी के, 8 साइंस के। तो अब हम लोग 40 तो देख चुके हैं पूरे साइंस के। ठीक है, और हम लोग उसी पेपर में से जो 8 नंबर पूछा था साइंस जनरल स्टडीज में, यानी कि GK GS वाले पोर्शन में, तो अब हम लोग उन 8 जो है कि साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? तो ये हम ऊपर आपको दिखा चुके हैं। 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 97 पे जाएंगे तो ये प्रश्न जो है कि आपको मिल जाएगा। देखिए, कोशिका श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ATP द्वारा नामिक संश्लेषित प्रयुक्त होती है। कोशिका के अन्य ईंधन यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रश्न आपका जो है कि यहीं से लिया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण। तो देखिए लूसेंट में भी दिया गया है और आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। अगर आप 12 की एनसीईआरटी बायोलॉजी में देखेंगे तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे निम्न में से कोलाइड नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए यहाँ पे 9th के एनसीईआरटी से ही मिला था। ठीक है, तो इसका जो है कि आंसर जो है कि क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स धुआं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C है। देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 120 से उठाया गया था। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर जूम करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, जूम करके हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पादप की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइटोकिनिन विभाजित कोशिका, यहाँ पे आप अक्सी सांद्र कोशिकाओं में पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि ये लाइन यहीं से बनी थी। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखते हैं
अगले प्रश्न को देखिए, सड़क प्रकाश में उपयोग होने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे कौन से क्रम में, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो नियत रहती है। ठीक है, तो ये देखिए 10th के एनसीईआरटी से यह प्रश्न जो है कि 208 नंबर पेज से बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन कब हुए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th के अगर एससीईआरटी में जाएंगे तो ये प्रश्न 1968 में, यहाँ पर ये प्रश्न आपको जो है कि 1968 यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। शायद फ्रेंड्स ये साइंस का प्रश्न है कि साइंस में भी है और ज्योग्राफी में है, इसलिए हम साइंस के सभी प्रश्नों को करवा रहे हैं, तो इसीलिए इस प्रश्न को भी हम इसमें शामिल कर लिए हैं। ठीक है, तो मैग्नीज जो है कि इसका उपयोग क्या करने के लिए होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीटनाशक, यहाँ पे इसका प्रयोग पेंट कीटनाशक दवाओं बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बड़ी बात है फ्रेंड्स, 2 बुक्स से आपके सारे प्रश्न कवर हो जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप जो है कि पीआईटी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, आप जो है कि क्या करिए, तो क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस की और क्लास 10th की एनसीईआरटी की साइंस की पूरा शब्दशः रट जाइए फ्रेंड्स, बिल्कुल सारे प्रश्न आपके वहीं से आ रहे हैं। तो